हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या था। ठीक है, शीत युद्ध के क्या कारण थे, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद क्या है, अपरोध एवं संतुलन किसे कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्यों हुआ और शीत युद्ध के क्या प्रभाव हमको देखने को मिले। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को समझने से पहले हमको पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। जो पहला विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक हुआ और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में विश्व मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ शामिल थे और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि मित्र राष्ट्र में जो है अमेरिका और सोवियत संघ ने जो है धुरी राष्ट्रों के खिलाफ एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी। ठीक, लेकिन आगे चल करके 1945 के बाद इन दोनों देशों में जो है शीत युद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं और धुरी राष्ट्र जो है पराजित होते हैं और इसके बाद पूरे विश्व में केवल 2 महाशक्तियां उभर कर आती हैं, एक है अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक, तो आगे चलकर हम देखते हैं कि वो 2 राष्ट्र जो दूसरे विश्व युद्ध के समय पर मित्र थे लेकिन आगे चलकर के दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, वो किस प्रकार से होती है। ठीक, तो आगे जो है हम देखते हैं, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो दूसरे विश्व युद्ध में ही बन चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। ठीक है, और इसकी खबर उसने सोवियत संघ को भी नहीं दी थी। ठीक, अमेरिका ने जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में क्या किया, परमाणु हमला किया। जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया उसका कोड नाम लिटिल बॉय रखा गया और जो नागासाकी में गिराया गया उसका कोड नाम फैट मैन रखा गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमेरिका ने कब जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो अमेरिका की इस हरकत के बाद उसकी पूरे विश्व में जो है आलोचना हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जापान दूसरे विश्व युद्ध के समय जब आत्मसमर्पण करने ही वाला होता है और बिना आवश्यकता के ही अमेरिका जो है जापान पर परमाणु बम से हमला करता है। ठीक है, इसके पीछे अमेरिका का एक कारण था कि वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अब एकमात्र वो ही महाशक्ति पूरे विश्व में बचा हुआ है। ठीक, तो इसलिए वो सोवियत संघ को दिखाने के लिए जापान पर परमाणु बम से हमला उसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में संघर्षों की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है, यानी कि संघर्षों की शुरुआत हो जाती है। इन दोनों महाशक्तियों के पास इतनी ज्यादा क्षमता थी, इतनी ज्यादा पावर थी कि ये विश्व के किसी भी घटनाक्रम को प्रभावित कर सकते थे। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ का विश्व में वर्चस्व स्थापित करने की जो प्रतिस्पर्धा थी ये जो है शीत युद्ध का कारण बनी। ठीक है, ये देखिए आप, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में केवल 2 महाशक्तियां उभर कर आई, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी पूरे विश्व में। ठीक है, अब जबकि ये दोनों मित्र राष्ट्र थे दूसरे विश्व युद्ध के समय, लेकिन आगे चल करके ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी राष्ट्र बन गए थे और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ था। ठीक, तो ये शीत युद्ध था, इसका अर्थ क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1947 में बर्नार्ड बारूच ने किया। ठीक, और प्रोफेसर लिपमैन ने इसको लोकप्रिय बनाया। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बने कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, उसे शीत युद्ध कहते हैं। मतलब शीत युद्ध के समय ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं
कि दोनों देशों के बीच में जो है युद्ध होने की संभावना होती है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। जो युद्ध होता है वो केवल दोनों के बीच में मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बिना बमों और बंदूकों की लड़ाई के केवल प्रचार, वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, कूटनीतिक जोड़-तोड़, कागजी बम तथा अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके से अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इस युद्ध में जो है मैदानी युद्ध नहीं होता है। ठीक है, युद्ध में क्या होता है, मैदान में दो सेना आती हैं, दोनों के बीच में बमों से, बंदूकों से लड़ाई होती है। ठीक है, लेकिन जो शीत युद्ध है इसमें बिना बमों के ही लड़ाई होती है, बंदूक नहीं होते हैं इसमें, और किसी भी प्रकार का कोई मैदान नहीं होता है। ठीक है, इसमें केवल मनोवैज्ञानिक तरीके से युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ पर वो एक देश जो है अपनी पावर दूसरे देश को दिखाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका ने अपनी परमाणु परीक्षण करके सोवियत संघ को दिखाया, उसी के जवाब में फिर सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया, अमेरिका को दिखाया कि मैं भी जो हूँ ताकतवर हूँ, मेरे पास भी उसी के बराबर क्या है, पावर है। तो ये जो एक दूसरे को अपनी पावर दिखाना या एक दूसरे को युद्ध करने के लिए उकसाना, ठीक है, या एक दूसरे के साथ जो प्रतिस्पर्धा दोनों देशों के बीच में हुई थी, ये जो है शीत युद्ध इसको कहा गया था। ठीक, तो पंडित नेहरू ने भी शीत युद्ध को दिमाग का युद्ध, स्नायु युद्ध और एक प्रचार युद्ध कहा था। ठीक है, इसमें जो है एक दूसरे के विरुद्ध दोनों देश क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ठीक है, वास्तव में जो शीत युद्ध था वो दो विचारधाराओं का युद्ध था, एक हो गई पूंजीवादी और दूसरी हो गई साम्यवादी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, हम इससे पहले कह रहे थे कि ये जो युद्ध था ये दो देशों के बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये जो है दो विचारधाराओं के बीच में होने वाला युद्ध था। तो जो ये दो विचारधाराएं थी, ये दो उन महाशक्तियों की ही विचारधाराएं थी। ठीक है, पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसको अमेरिका फॉलो करता था और साम्यवादी विचारधारा को सोवियत संघ फॉलो करता था। ठीक है, अमेरिका चाहता था कि जो उसकी पूंजीवादी विचारधारा है उसका पूरे विश्व में प्रसार हो, पूरे विश्व में केवल पूंजीवादी विचारधारा स्थापित हो। ठीक है, पूंजीवाद के अनुसार जो राज्य होता है उसका अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं वो राज्य के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ठीक, और जो साम्यवाद होता है उसके अनुसार राज्य जो है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है, उत्पादन के जो साधन होते हैं उसका बंटवारा राज्यों के द्वारा ही होता है, और सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार हो। तो ये दोनों विचारधाराओं के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। एक विचारधारा चाहती थी कि पूरे विश्व में उसकी ही स्थापना हो और दूसरी विचारधारा भी यही चाहती थी। ठीक है, तो जो शीत युद्ध था वो दो विचारधाराओं के बीच प्रतिस्पर्धा थी, दो महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। ठीक, लेकिन ये जो है इस प्रतिस्पर्धा ने कभी भी रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं लिया। ठीक है, यानी कि मैदान में ये कभी भी नहीं लड़ा गया था। आगे चलते हैं, ये दोनों देश जो कि कभी मित्र हुआ करते थे, आगे चल करके इनके बीच में दुश्मनी किस प्रकार से हुई, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो हमको 1917 की बोल्शेविक क्रांति में भी दिखाई देती है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है साम्यवाद की सरकार बनती है सोवियत संघ में। ठीक है, और पश्चिमी राष्ट्र हमेशा से इस सरकार का विरोध करती थी, क्योंकि ये चाहती थी कि साम्यवादी सरकार चाहती थी कि पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार हो सके। ठीक है, तो विश्व के विभिन्न देशों ने इस सरकार को मान्यता दे दी थी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने इसको मान्यता देने में थोड़ा देरी करी थी। ठीक है, ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने इससे भी देर में 1933 में साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। तो इसके कारण भी इन दोनों देशों के बीच में थोड़ा अनबन हमको दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए वैचारिक मतभेद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद ये इन दोनों देशों की विचारधाराएं थी। पूंजीवाद को अमेरिका फॉलो करता था, साम्यवाद को सोवियत संघ फॉलो करता था। तो इन दोनों वैचारिक जो ये मतभेद थे, इन दोनों के कारण भी शीत युद्ध की उत्पत्ति, शीत युद्ध इन दोनों देशों के बीच में हुआ। अब है तीसरा, अमेरिका द्वारा अणु बमों का प्रयोग करना। अमेरिका ने सोवियत संघ को बिना बताए जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। ठीक है, और जबकि जापान पर
हमला करने की कोई आवश्यकता उस समय महसूस नहीं हो रही थी। जापान खुद ही आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन अमेरिका सोवियत संघ को दिखाने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ। ठीक है, अब है अगला रीजन, रूसी समाचार पत्र ताश और इजावेस्तिया द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार करना। ये दो जो समाचार पत्र है, ताश और इजावेस्तिया, ये रूस के समाचार पत्र हैं। रूस जो है इन समाचार पत्रों के माध्यम से अमेरिका के विरोध में प्रचार कर रहा था, जिसके कारण अमेरिका के मन में सोवियत संघ के लिए खटास उत्पन्न हुई। अब देखिए, रूस द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्तावों के विरुद्ध यूएनओ में वीटो पावर का बार बार प्रयोग करना। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक, सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य होते हैं और कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है और इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी जाती है। ठीक है, और रूस भी इन स्थायी सदस्यों में शामिल है। वीटो पावर के अनुसार जो है अगर वीटो पावर में जो है यूएनओ में कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वीटो पावर पाने वाले जो सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, वो अपनी सहमति और असहमति इन प्रस्तावों के पर देते हैं। ठीक, अगर इन पांचों में से किसी एक देश ने इसके विरुद्ध सहमति या असहमति प्रकट कर दी तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। तो रूस ने इसका फायदा उठाया और पश्चिमी राष्ट्र या अमेरिका के जो भी प्रस्ताव होते थे उसके विरुद्ध जो है इसने बार बार वीटो पावर का यूज किया, जिसके कारण रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध देखा जाता है। इसके बाद है सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी प्रारंभ करना। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद बर्लिन का विभाजन होता है। पश्चिमी बर्लिन अमेरिका के पक्ष में जाता है और जो पूर्वी बर्लिन होता है वो सोवियत संघ के पक्ष में। तो लेकिन पूर्वी बर्लिन से बहुत सारी जनसंख्या जो है पश्चिमी बर्लिन की ओर जा रही थी, जिसके कारण सोवियत संघ को काफी नुकसान देखना पड़ रहा था। तो इसीलिए सोवियत संघ ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को अलग करने के लिए वहां पर एक दीवार खड़ी कर दी, जिसको बर्लिन की दीवार या बर्लिन की घेराबंदी कहा जाता है। ये दीवार इसने 1961 में बनाई थी, जिसके कारण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था। इसके बाद है अगला रीजन, U-2 विमान कांड। U-2 जो है अमेरिका का जासूसी विमान है। U-2 विमान को सोवियत संघ की जासूसी के लिए अमेरिका ने भेजा था। तो सोवियत संघ को जब इस बात की खबर पड़ी तो सोवियत संघ ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको मार गिराया था। तो ये घटना 1 मई 1960 को हुई थी, जिसको U-2 विमान कांड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, U-2 विमान कांड क्या था और कब हुआ। दोनों महाशक्तियों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना तथा शस्त्रों की होड़ करना, ये भी एक रीजन था कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार कर रही थी और शस्त्रों की होड़ दोनों महाशक्तियों में लगी हुई थी। दोनों महाशक्तियां नई नई शस्त्रों का निर्माण कर रही थी, नई नई शस्त्र तैयार कर रही थी अपनी पावर दिखाने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद आता है सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन की उपेक्षा करना। सोवियत संघ ने जो है याल्टा सम्मेलन की उपेक्षा करी थी। याल्टा सम्मेलन 1947 में फरवरी 1945 में हुआ था। ठीक है, और इसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन सोवियत संघ ने इसके जो निर्णय लिए गए थे इसमें उनकी उपेक्षा करी थी, जिसके कारण दोनों देशों के बीच में तनाव देखा गया था। ठीक है, अब आता है अपरोध, रोक या संतुलन। ठीक है, किसको कहते हैं? जो महाशक्तियां थी ये दोनों एक दूसरे को उकसाती थी, लेकिन उकसावे के बाद भी दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मुकाबला नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों देश जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो पूरे विश्व में परमाणु युद्ध हो सकता था। इसी को जो है रोक या संतुलन कहा गया। ठीक है, ये देखिए कि इस स्थिति में दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, परंतु कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि युद्ध यदि होता है तो परमाणु युद्ध हो सकता था। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता कि कौन सा देश जो है विजयी हुआ। अतः पारस्परिक अपरोध की स्थिति युद्ध को नहीं होने देती। ठीक है, किंतु यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी। मतलब अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि कौन सा देश जो है विजेता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई देश, दोनों महाशक्तियों में से अगर अमेरिका ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया
उसके शस्त्रों को नष्ट कर दिया, तभी भी सोवियत संघ के पास इतने हथियार बच जाते कि वो अमेरिका पर जवाबी कार्यवाही कर सके। ठीक है, तो इसके कारण दोनों देशों के बीच में जो है कभी भी युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में एक प्रकार का संतुलन हमने देखा, तो इसी को रोग एवं संतुलन कहा गया। आगे हम देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, विश्व का दो ध्रुवों में बंट जाना या दो गुटों में बंट जाना या शक्तियों का दो ध्रुवों में बंट जाना क्या कहलाता है? द्विध्रुवीयता कहलाता है। तो शीत युद्ध के चलते जो है विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था। ठीक है, दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसे में विश्व के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए दोनों महाशक्तियों में से किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ रहे थे। इन देशों को प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा और आर्थिक मदद मिली। ठीक, तो इसी प्रकार के गठबंधन से विश्व दो गुटों में बंट गया। आप देखिए, एक तरफ यहाँ पर हो गया अमेरिका और ये हो गया सोवियत संघ। तो विश्व के कई छोटे छोटे देश थे जो इन दोनों देशों के साथ शामिल हुए, क्योंकि अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता तो उन देशों को खतरा होता। तो इसीलिए छोटे देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए इन देशों के साथ जुड़ना सही समझा। तो सर्वप्रथम जो विभाजन हुआ या बंटवारा हुआ या गठबंधन प्रारंभ हुआ वो यूरोप से हुआ। ये है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये इसका बंटवारा हुआ है। ये ब्लू वाला हिस्सा अमेरिका में गया और जो रेड वाला हिस्सा है वो सोवियत संघ के साथ शामिल हो गया। तो इसके कारण ये पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाया। ठीक है, इसके बाद जो है दुनिया दो खेमों में बंट गई। एक तरफ हो गया पश्चिमी गठबंधन, ये रहा हिस्सा, और दूसरी तरफ हो गया पूर्वी गठबंधन। ठीक है, तो जो ये पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन था, इन्होंने अपने आप को एक संगठन का नाम दिया। ठीक है, जो पश्चिमी गठबंधन था इसने नाटो की स्थापना करी। ठीक, और जो पूर्वी गठबंधन था इसने वार्सा पैक्ट बनाया। ठीक है, अब जो ये महाशक्तियां थी इन्होंने भी अपने फायदे के लिए इन छोटे देशों के साथ गठबंधन किया था। अब क्या फायदा था इनका, ये देखते हैं हम। क्योंकि इन महाशक्तियों को जो है महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति इन छोटे देशों से हो रही थी। महत्वपूर्ण संसाधन मतलब कि इनको यहाँ से जो है खनिज और तेल की प्राप्ति हो रही थी छोटे देशों से। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने अपने साथ इनका गठबंधन किया। दूसरा है भू क्षेत्र। ये महाशक्तियां इन छोटे देशों के भू क्षेत्रों पर अपनी हथियारों और सेनाओं का संचालन करना चाह रहे थे या कर सके, तो इसीलिए इन्होंने इनके साथ गठबंधन किया। तीसरा आता है सैनिक ठिकाने। ठीक है, ये महाशक्तियां छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने दूसरे प्रतिद्वंदी देशों की जासूसी के लिए बना रहे थे, इससे भी इनका फायदा होता। तीसरा, अपने सैन्य खर्चे के वहन के लिए ये छोटे देशों से कभी भी आर्थिक मदद ले सकते थे, तो इसीलिए महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ गठबंधन किया था। ये भी एक सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों किया। ठीक, तो इसके ये 4 कारण आपने लिखने हैं। आगे चलकर देखिए दो ध्रुवीय विश्व, जो अभी बताया मैंने, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। ठीक है, तो इन गठबंधनों ने एक संगठन का रूप लिया। अमेरिकी गठबंधन यानी कि जो पश्चिमी गठबंधन था, इन्होंने नाटो की स्थापना करी और सोवियत संघ ने जो है वार्सा पैक्ट की स्थापना करी। ये अब पढ़ते हैं हम। जो नाटो है वो अमेरिकी यानी कि पश्चिमी गठबंधन के देशों ने बनाया था। ठीक है, नाटो का जो पूरा नाम है वो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक हो गया, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। प्रारंभ में इसमें 12 सदस्य देश थे। इनका उद्देश्य था कि सभी देश जो है एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और दूसरे देशों की मदद करेंगे, और अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, और अगर इस संगठन के किसी भी एक देश पर प्रतिद्वंदी देश ने हमला कर दिया तो ये सारे देश इसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक साथ मिल करके मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो इसके ही जवाब में फिर सोवियत संघ ने या पूर्वी गठबंधन ने वार्सा संधि करी, वार्सा पैक्ट बनाया। इसकी स्थापना 1955 में होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है नाटो में शामिल सभी देशों का मुकाबला करना। ठीक है, और इसके अलावा जो है पश्चिमी गठबंधन ने सीटो और सेंटो भी बनाया। सीटो का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 को की जाती है, और इसका उद्देश्य होता है कि साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। यानी कि जो इसका ये संगठन है साउथ ईस्ट एशिया, तो इसका उद्देश्य साउथ ईस्ट एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकना है।
ठीक, इसी प्रकार सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो बनाया जाता है। इसको बगदाद संधि भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1955 में पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा की जाती है और अमेरिका जो है इन राष्ट्रों को या इस संगठन को वित्तीय सहायता देता था। इसका उद्देश्य था कि मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं या मध्य पूर्व का जो एरिया है वहां पर सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना। तो इस प्रकार का जो ये संगठन पश्चिमी और पूर्वी राष्ट्रों ने बनाया, ठीक है, ये एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने के लिए बनाए गए थे। ठीक हो गया। अब आता है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय है कि जो विरोधी खेमे थे, जो जिनके बीच में जिनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, यानी कि दो महाशक्तियां थी जो अमेरिका और सोवियत संघ, उनके सामने बहुत बार संकट आए थे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि युद्ध हो सकता है, युद्ध की संभावना बन गई थी, लेकिन दोनों के बीच में कभी भी परमाणु युद्ध नहीं हुआ। कोरिया संकट हमने देखा, वियतनाम संकट दोनों के बीच में आया, मतलब उस समय हुआ। अफगानिस्तान संकट के समय, उस समय अफगानिस्तान में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन तभी भी दोनों देशों के बीच में कभी भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्योंकि दोनों देशों को पता था कि अगर हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो पूरा विश्व में तहस नहस हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो सकता था, और परमाणु युद्ध का जो प्रभाव होता है उसको जो है कोई भी देश नहीं झेल सकता था। तो इसीलिए दोनों देश परमाणु युद्ध से बचे रहे, तीसरे विश्व युद्ध से बचे रहे। क्यूबा मिसाइल संकट भी शीत युद्ध का दायरा दिखाता है। क्यूबा मिसाइल संकट में दोनों देश आमने सामने थे, लेकिन दोनों देशों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ। ये वर्ल्ड का मैप देखिए, यहाँ पर ये है अमेरिका और ये हो गया सोवियत संघ, ठीक है, और ये हो गया क्यूबा, छोटा सा देश है। ये अमेरिका से ज्यादा नजदीक है, अमेरिका से इसकी भौतिक नजदीकी है, लेकिन सोवियत संघ से इसकी अच्छे संबंध हैं। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं हम कि क्यों क्यूबा में मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के जो नेता थे उनको एक बात की चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, और यहाँ के ये राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, इनका तख्ता पलट हो जाएगा। तो क्योंकि अमेरिका के नजदीक तो था क्यूबा, भौतिक नजदीकी तो थी, लेकिन इसका जो जुड़ाव था वो सोवियत संघ से था, क्योंकि सोवियत संघ उसको कूटनीतिक और वित्तीय मदद देता था। ठीक है, तो इस डर से कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, तो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने जो है वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। कहां पर? क्यूबा में। तो इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका जो है सोवियत संघ के नजदीकी निशाने पर आ गया था। ये देखिए, सोवियत संघ और अमेरिका की बहुत ज्यादा दूरी है उन दोनों देशों के बीच में, लेकिन क्यूबा अमेरिका के ज्यादा नजदीक है, तो इसीलिए सोवियत संघ ने यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और यहाँ से अमेरिका ज्यादा नजदीक हो गया सोवियत संघ के। ठीक, तो इससे क्या हुआ? इससे सोवियत संघ को एक फायदा हुआ। वो यहाँ से क्यूबा से अगर अमेरिका पर हमला करता तो उसके ज्यादा जो भूभाग था वहां ज्यादा भूभाग पर हमला कर सकता था, तो इसीलिए यहाँ पर उसने अपनी मिसाइलें तैनात करी। ठीक है, तो इसकी खबर अमेरिकियों को जो है 3 हफ्ते बाद पता चली। ठीक, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जो है एक आदेश दिया कि अमेरिकी जो जंगी बेड़े हैं उनको आगे बढ़ा दे और क्यूबा की तरफ आने वाले जितने भी सोवियत जहाज हैं उनको रोका जाए। ठीक है, और जब यहाँ से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े आगे बढ़ाए, ठीक है, और यहाँ से सोवियत जहाज या सोवियत जंगी बेड़े आ रहे थे, तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसी को जो है मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। कि ये देखिए, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। लेकिन लास्ट में इन दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने का फैसला लिया, क्योंकि ये दोनों युद्ध करते, इन दोनों को युद्ध का खतरा मालूम था, तो इसलिए दोनों ने युद्ध का टालने का फैसला लिया और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली और दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध से बच गई।
ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और कब हुआ। ठीक, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय ये देखिए, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे और ये फिदेल कास्त्रो हो गए और ये निकिता ख्रुश्चेव हो गए सोवियत संघ के राष्ट्रपति। इन दोनों की मित्रता इस फोटो पे झलकती है। तो आगे बढ़ते हैं हम शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध के क्या प्रभाव देखने को मिले, शीत युद्ध के बाद क्या क्या घटनाएं विश्व में घटी। ठीक है, तो ये देखिए पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी। पहला जो प्रभाव है वो है गठबंधन या पूरी दुनिया का दो गुटों में बट जाना। एक तरफ था पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। पूरी दुनिया दो महाशक्तियों में बट गई, अमेरिका और सोवियत संघ। दो गठबंधन बन गए, पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, ये शीत युद्ध का पहला प्रभाव है। दूसरा है विश्व में जो है भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ। दोनों महाशक्तियां अगर युद्ध करती, ये भय दोनों पूरे विश्व में बना हुआ था कि दोनों महाशक्तियों के बीच में अगर युद्ध हो गया तो विश्व में परमाणु युद्ध हो सकता था। ठीक, इसके अलावा क्षेत्रीय और सैन्य संगठनों की बहुलता। इससे पहले हमने पढ़ा कि दोनों देशों के बीच में संगठन बनाए गए थे। एक तरफ हो गया सीटो बनाया, सेंटो बनाया, नाटो बनाया एक देश ने, दूसरे देश ने वार्सा पैक्ट बनाया। तो इस प्रकार के संगठनों की बहुलता शीत युद्ध के दौरान हो गई थी। फिर है परमाणु युद्ध का भय। ठीक है, परमाणु युद्ध का भय भी पूरे विश्व में बना हुआ था शीत युद्ध के दौरान, क्योंकि दोनों जो महाशक्तियां थी उनके पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार थे। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता तो परमाणु युद्ध ही कहलाता। तो इस बात का डर भी पूरे विश्व में शीत युद्ध के दौरान बना रहा। इसके बाद है शस्त्रीकरण को बढ़ावा तथा शस्त्रों की होड़। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। एक दूसरे को दिखाने के लिए शस्त्रों का निर्माण किया, नए नए शस्त्र बनाए। ठीक, इसके बाद आता है कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा होने लगी। इस दौरान शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार के कल्याणकारी कार्य नहीं हुए, केवल क्या हुआ, शस्त्रीकरण हुआ। केवल शस्त्रों की होड़ हो रही थी, केवल परमाणु परीक्षण इस दौरान किए जा रहे थे। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कल्याणकारी कार्य इस दौरान नहीं हुआ। इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हुआ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या क्या कारण थे, मतलब शीत युद्ध किन कारणों से हुआ। ठीक है, शीत युद्ध के क्या क्या दायरे थे, दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अवरोध एवं संतुलन क्या था, जो संगठन बनाए थे दोनों देशों ने वो क्या क्या थे, नाटो सीटो क्या है, सेंटो क्या था, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन बनाती थी। ठीक है, और क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में पढ़ा। आपने क्या करना है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि ये आपके लिए आगे हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पहले ही ये छोटे क्वेश्चन बना दिए तो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।